अस्सलामुअलैकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर जेकेएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज। जैसे आप सभी को पता है कि जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स का रिटर्न एग्जाम 1 दिसंबर को होने वाला है। इस बीच पॉलिटी वाले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे उसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं। एक आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा आपका है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तीसरा आपका है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इस मैराथन क्लास में मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। उसमें जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला जो पोर्शन है उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको उतनी ही चीज़ें लिखी हैं, उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप पढ़ लोगे उसमें आपको 10-15 दिन लगेंगे पढ़ने में, लेकिन आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे उसमें सिर्फ आपका लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, बस इतनी आपको पढ़नी है। बाकी जो है वो आपको स्किप कर देना, ठीक। सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस रखना है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो डालूंगा। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, चलो इन्हीं 3 टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इट वॉज फॉर्मेड, इसको फॉर्म किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 को, ठीक। यानी कि फॉर्म हुआ था 24 नवंबर को और इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इट टेक्स 3 years 11 months एंड 13 days टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। उसके बाद अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये जो टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इससे आपके हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 तो नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल से 1 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आप देख लोगे काफी वास्ट सिलेबस है। जीके इंडिया वाला जो पोर्शन है उससे आपके 25 मार्क्स हैं। टॉपिक से अगर आप देख लोगे लगभग 30-35 टॉपिक्स हैं, तो हार्डली अगर हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन बना, कुछ टॉपिक्स ये लोग स्किप भी कर लेंगे। लेकिन जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 1 क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा गया था हाथ से। इट इज लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इट कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके से, ठीक। इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक। बहुत सारी सोर्सेज से इसको लिया गया था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, साउथ अफ्रीका है, जापान है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, ठीक। इन सभी सोर्सेज से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया था, वहां से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको लिया गया था, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली गई थी उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। चलो एक एक करके हम बात करेंगे। यूएसए की अगर हम बात करेंगे, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे। यूके की अगर हम बात करेंगे, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, वो लिया गया था यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपीज की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो लिए गए थे आयरलैंड से। यूएसएसआर की अगर हम बात करेंगे, रशिया की अगर हम बात करेंगे, करंट के रशिया की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए थे। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे, लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो था वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस, इसमें है अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट इसमें है। उसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट हमारे पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल पे अलग गवर्नमेंट होती है, और म्युनिसिपल या पंचायत लेवल पे हमारी गवर्नमेंट अलग होती है। कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे इस टॉपिक से। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स टोटल हैं? टोटल यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पहला यहाँ पे पहले मैं पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। पहला यहाँ पे रिटन फॉर्म ऑफ, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है। इट इज अ लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है। इट इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बिल्कुल है। ऑल ऑफ द अबव, सभी पॉइंट्स इसमें यहाँ पे करेक्ट हैं। चलो एमसीक्यूज को तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे अगले टॉपिक के चलेंगे। अगला टॉपिक आपका है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज एन इंट्रो और आईडी कार्ड, ठीक। जिसको जब आप कोई बुक खोलते हो उसके पहले ही पेज पे आपको एक इंट्रो पेज, इंडेक्स शीट आपको देखने को मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आगे बुक में क्या है, कहाँ पे कौन सा टॉपिक है। उसी तरीके का यहाँ पे प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड भी कहा जाता है, जिसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, नेचर और ऑब्जेक्टिव में।
बहरहाल प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो हमें आइडिया देता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में। पहला यहाँ पे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स का आइडिया देता है, स्टेटमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया देता है। उसके बाद डेट ऑफ एडॉप्टेशन वो भी प्रेम्बल में मेंशन है जो है यहाँ पे 26 नवंबर 1949। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी आपको पता होना चाहिए। प्रेम्बल की अगर हम बात करेंगे, प्रेम्बल में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रेम्बल में जो है आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं उनको हम देख लेंगे। प्रेम्बल में कुछ वर्ड है जैसे सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, इंटीग्रिटी है, ठीक, इनको ऐड किया गया था लेटर। प्रेम्बल में जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल नहीं है, उसमें कुछ वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था। कौन कौन सा वर्ड, जैसे हमारा सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और उसके बाद इंटीग्रिटी है, इनको लेटर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रेम्बल में, जैसे मैंने अभी आपको बोला सारे वर्ड्स जो वो ओरिजिनल नहीं है, कुछ वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था। अब कौन से वर्ड्स ओरिजिनल हैं और कौन से वर्ड्स को जो वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था उसको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे पहले ओरिजिनल वर्ड्स की, ओरिजिनल में पहले यहाँ पे सोवेरियन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक, ठीक। ये तीन वर्ड्स जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल में पहले से लिखे गए थे। उसके बाद जो वर्ड्स यहाँ पे हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक, इन वर्ड्स को लेटर ऐड किया गया था जो अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे, खासकर 42nd अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था उसी में इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में पहले कौन से वर्ड्स थे, लेटर कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया और कौन से अमेंडमेंट में इन वर्ड्स को ऐड किया गया था। तमाम अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना यहां पे पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहले यहां पे हमारे पार्ट्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स है, उसके बाद हमारे पास है शेड्यूल्स हैं, ठीक। तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके बात करेंगे। पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम 22 पार्ट्स थे, अभी हमारे पास 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, 22, अभी करंटली कितने पार्ट्स हैं, 25, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स करे गए हैं जिसमें बहुत सारी नई चीज़ों को ऐड किया गया है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन करंटली अगर हम बात करेंगे 448 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स से डिफरेंट अमेंडमेंट्स करने के बाद उन आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। पहले थे 395, अभी हैं 448 आर्टिकल्स। नेक्स्ट यहाँ अगर हम बात करेंगे शेड्यूल्स की, शेड्यूल्स में अगर हम बात करेंगे, शेड्यूल्स पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो उस टाइम थे हमारे पास 8 शेड्यूल्स, अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी हैं हमारे पास 12 शेड्यूल्स, ठीक। इतना आपको पार्ट से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर इन पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा क्या कहता है। पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 22 थे अभी 25 हैं, जिसमें एक एक करके पार्ट और पार्ट किस चीज़ को डील करता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 जो DPSP से डील करता है, पार्ट 4A ये फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें है, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट है, पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 8 में है, पार्ट 7 को जो वो हटा दिया गया है। उसके बाद पार्ट 7 जो उसमें यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, पार्ट 7 को हटा नहीं दिया गया है। 7 पार्ट में हमारा है 7 पार्ट को बिल्कुल हटा दिया गया था, जिसको 7th अमेंडमेंट में 1956 में इसको जो वो खत्म किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था वो पार्ट 7 में था, जिसको फिर कंपलसरी रखा गया था, ठीक। इसको 7th अमेंडमेंट में लाया गया था। पार्ट 9 की अगर हम बात करेंगे पंचायत से डील करता, 9A म्यूनसिपलिटी से, 9B की अगर हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से, 10 की अगर हम बात करेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से, 11 की अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद 12 की अगर हम बात करेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, शेड्यूल एंड शेड्यूल से यहाँ पे डील करता है। 13 की अगर हम बात करेंगे ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी है। उसके बाद 14 की अगर हम बात करेंगे सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका बनेगा वो बनेगा आपका फंडामेंटल राइट्स या DPSP से यहाँ पे बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि पहले थे 22 पार्ट्स, अभी हैं 25 पार्ट्स, ठीक। उसके बाद अगर हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, शेड्यूल्स पहले 8 थे, अभी हैं 12 शेड्यूल्स। इन शेड्यूल्स को याद करने के लिए आपके पास शॉर्ट एक ट्रिक होनी चाहिए। पहले 8 थे, अभी हैं 12 शेड्यूल्स, सॉरी 15 नहीं है, पहले 8 शेड्यूल्स थे, अभी 12 शेड्यूल्स हैं। इनको याद करने के लिए आपको ये वाली ट्रिक पता होनी चाहिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। इसको जब आप याद करोगे आप आसानी से इनको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे शेड्यूल 1
डील करता है नेम ऑफ स्टेट यूटीज एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। शेड्यूल 2 की अगर हम बात करेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमुलेंट अलाउंस प्रिविलेजेस, तो ये सब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रट्टा मारने की ही जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करेंगे, ये टॉपिक आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? तो ड्राफ्ट एंड फॉर्मुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ड्राफ्ट करना, उसको लिखना, यही इनका ऑब्जेक्टिव था। बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्डेड फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। ठीक, इन्होंने पुट फॉर किया था, जो थे लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के। ठीक, उसके बाद 1935 में आईएनसी फर्स्ट डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने 1935 में डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेगी, और उसमें वही मेंबर्स होनी चाहिए जो इंडियन हों। ठीक, इंडियन मेंबर्स ही उसमें होने चाहिए। उसके बाद 1938 की अगर हम बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड बाय इंडियंस बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करेंगे, राइट टू वोट, ये एक आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में। उसके बाद अगर हम 1940 की बात करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल डिमांड वाज एक्सेप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगस्त 1940 में। ठीक, अगस्त 1940 में जब वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करी थी डिमांड की, ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बिठाएंगे, वो ड्राफ्ट करेंगे जो वो इंडियन। इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसको जो वो फिर मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उस वजह से फिर वो एक्सेप्ट नहीं की गई। देन उसके बाद 1940 में अल्टीमेटली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट किया गया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद कुछ और भी डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। उसमें कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे। ठीक, इट वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक, जो 389 मेंबर्स थे वो पार्शली इलेक्टेड थे और पार्शली नॉमिनेटेड थे। ठीक, जिसमें 296 थे ब्रिटिशर्स और 296 जो थे वो थे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक, ब्रिटिशर्स नहीं, ब्रिटिश इंडिया, और 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, टोटल 389 मेंबर्स थे। अमंग देम 296 मेंबर्स वेयर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश इंडिया से। और 93 जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में अपने राजा महाराजाज वगैरह हुआ करते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो 93 वहाँ से थे। ठीक, उसके बाद मेथड ऑफ वोटिंग जो थी वो थी डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स से। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जिनको नॉमिनेट किया था, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट जो थे उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो थी वो हेल्ड हुई थी December 6 को 1946 में। मुस्लिम लीग डिडंट पार्टिसिपेट, उस पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर SST सचिनंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। देन उसके बाद इलेक्शन हुए थे, इलेक्ट करके राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड मेंबर थे। उसके बाद AC मुखर्जी जो थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस, उन्होंने 11 सेशन हेल्ड किए 2 years 11 months में। ठीक, 2 साल 11 महीनों में उन्होंने 11 सेशन हेल्ड किए, जिसमें डिफरेंट मीटिंग्स इन्होंने करी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इट कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, उसके बाद 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें पहले था प्रीएम्बल जो इंट्रो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, 395 उसमें आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स उसमें थे, और उसके अलावा 2 पार्ट्स उसमें थे। देन उसके बाद अमेंडमेंट के बाद अगर हम बात करेंगे, प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल का ही वैसा रहा, उसमें भी अमेंडमेंट लाया गया, उसमें कुछ 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। उसके बाद आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल्स कुछ ऐड हुए, 448 आर्टिकल्स करंटली बने। शेड्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले 8 थे, अभी 12 शेड्यूल्स हुए। उसके बाद अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो पहले 22 थे, अभी 25 यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं। ठीक, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, उसके बाद प्रेम बिहारी एंड नारायण रायजादा जो थे, दे वर द कैलियोग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था वर्ड्स में। ठीक, अपने हाथ से जिन्होंने लिखा था वो कौन थे? एक थे प्रेम बिहारी जी और दूसरे थे यहाँ पे नारायण रायजादा जी। ठीक, इन्होंने जो वो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से लिखा था, हैंड रिटन फॉर्म में इन्होंने लिखा था, किस इटैलिक स्टाइल में। ठीक, याद रखना, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था प्रेम बिहारी जी के जरिए और उसके अलावा नारायण रायजादा जी ने, तो उन्होंने उसको इटैलिक स्टाइल में ही लिखा था। चीफ आर्किटेक्ट जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करेंगे, इट वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक, 24 जनवरी को लास्ट सेशन हेल्ड किया गया था और 26 जनवरी को उसको अडॉप्ट किया गया था। पहला सेशन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। लास्ट जो सेशन था वो 24 जनवरी 1950 में हेल्ड किया गया था। फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड ऑन 1951 टू 1952। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये टॉपिक जो आपका ये फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मे भी आपका क्वेश्चन एक आधा बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो थी टेम्पररी लेजिस्लेचर अंटिल ए न्यू वन वाज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक, इट एक्ट्स एज ए टेम्पररी लेजिस्लेटिव बॉडी अंटिल, जब तक गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए उसी टाइम तुरंत इलेक्शन नहीं हुई। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब तक फ्रेम किया गया 2 साल 3 साल उसमें लगे, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वही एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी थी, वही इंडिया पे रूल उस टाइम कर रही थी। देन उसके बाद फिर जब 1951 में इलेक्शंस हुए, देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट बनी और उसके बाद बाकी कामकाज जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही यहाँ पे हुआ था। ठीक, उसके बाद अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम जनगण मन जिसको कहते हैं, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। उसके बाद नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करेंगे, वंदे मातरम, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। लास्ट सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, जिनको इलेक्शन के जरिए जो वो इलेक्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, 22 कमिटीज वेर फॉर्मेड, 8 वेयर मेजर। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो वो 22 कमेटी थी, जिसमें 8 कमेटी जो थी वो मेजर थी। अब कौन कौन सी थी उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इतनी बातें पता होनी चाहिए और बेसिक इंट्रो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से आपको ये चीजें पता होनी। आगे हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे जहां से आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनको हम देख लेंगे, कौन कौन सा राइट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे जो है वो हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक, फंडामेंटल राइट्स को यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, अब इसमें कौन सा आर्टिकल क्या डील करता है ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ने में अगर आप आ जाओगे तो आपको, जब आप पढ़ लोगे ना, आप किसी बुक वगैरह से देखोगे तो आर्टिकल 12 जो है उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, 30 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उतनी सारी चीजें आपको पता पढ़नी नहीं है। आपको उतनी चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस आर्टिकल में पूछे जाएंगे। आर्टिकल 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है, वो हमारा डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या है? ठीक, स्टेट इज इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट। यानी कि जो आर्टिकल 12 हमारा है ये डिफाइन करता है स्टेट को। ठीक, विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट, दैट इज आर्टिकल। उसके बाद आर्टिकल 13 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 13 स्टेट्स दैट एनी लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया इट शैल बी रिजेक्टेड। ठीक, यानी कि आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो वायलेट करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, उस लॉ को जो रिजेक्ट किया जाएगा। उस कंडीशन में जो सिटीजंस हैं वो रिट सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जो आर्टिकल 13 हमारा है, इट गिव्स अस आइडिया या और कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारा आर्टिकल 13 देता है। जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो वायलेट करती है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजंस, तो उस कंडीशन में जो सिटीजंस हैं वो जुडिशियल रिव्यू के लिए रिट सबमिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देन उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर वो वाकई में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक, ये आपका आर्टिकल 13 कहता है। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास टोटल 7 थे। 7 में से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, जो 7th फंडामेंटल राइट है, उसको खत्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। 7th उसको हटा दिया गया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था उसमें उसको हटा दिया गया था। तो अभी जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो है टोटल 6। एक है राइट टू एजुकेशन, एक है यहाँ पे हमारे पास राइट टू फ्रीडम, एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। अब इन सभी फंडामेंटल राइट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है राइट टू इक्वालिटी। ठीक, राइट टू
इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। 14 आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, ये डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। उसके बाद आर्टिकल 15 जो हमारा है, it states the prohibition of discrimination, ठीक, it states the prohibition of discrimination on the grounds of religion, caste, race, color, sex, birth of place। इसको ये प्रोहिबिट करता है, इनके डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो। उसके बाद आर्टिकल 16 की अगर हम बात करेंगे, इट स्टेट्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें सभी इक्वल होनी चाहिए, जिसमें इसका क्लास 4 जो है, क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 16 जो है, ये हमें परमिशन देता है रिजर्वेशन का, ठीक, रिजर्वेशन की जो परमिशन है वो हमारा देता है आर्टिकल 16 का क्लास 4। लेकिन डील कौन करता है उसे, उस पे हमें आगे आर्टिकल है वो आप आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करेंगे, इट स्टेट्स द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी शुड बी प्रॉपर्ली एबॉलिश्ड एंड इट इज ऑफेंस। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करेंगे, इट स्टेट्स द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक, आर्टिकल 17 जो है एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 18 जो है एबॉलिश करता है टाइटल्स को, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम में हमारे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। आर्टिकल 19 हमारा जो है वो ये 6 राइट देता है सिटीजन्स को, जो इंडियन सिटीजन्स हो, और आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंडियन सिटीजन्स को 6 राइट्स देता है, ठीक, गारंटी देता है 6 राइट्स का। एक यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। उसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक, आप असेंबल हो सकते हो, एक जगह जमा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि आप जमा हो जाओ, प्रोटेस्ट करो, गन लेके आ जाओगे, फायर कर लोगे, उतना नहीं, आप असेंबल पीसफुली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप एसोसिएशन भी बना सकते हो, यूनियंस भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके लिए उन्होंने अलग से रूल्स दिए हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 में ही ये चीजें हमारी आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की किसी स्टेट, किसी यूटी में आसानी से जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी वीजा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको रुकावट, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको नहीं आने वाली है। उसके बाद राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो, चाहे आप कहीं पे भी जाओ। जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था जो इस रूल को जहां पे इंप्लीमेंट नहीं होने देता, लेकिन अब उसको खत्म किया गया है, तो अब आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग यहां पे कोई भी रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे देता है ये गारंटी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लीगल हो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो जो लीगल हो, आप कोई भी ट्रेड इंडिया में कि इंडिया या इंडिया के किसी स्टेट या किसी यूटी में आप जो वो आसानी से कर सकते हैं। ये डील करता है हमारा आर्टिकल 19। उसके बाद आर्टिकल 20 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 20 हमारा जो है ये हमें देता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई जुर्म किया है तो उस कंडीशन में कुछ कुछ चीज़ों में ये प्रोटेक्शन देता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला यहाँ पे नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, किसी भी पर्सन को अगर उसने लॉ को वायलेट किया उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर इनकेस उसने लॉ को वायलेट नहीं किया है तो वो अरेस्ट नहीं हो सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पुनिशड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक, अगर किसी ने कोई जुर्म किया उसको एक बार उसकी सजा मिली, दोबारा से उसको फिर से उसकी सजा नहीं मिल सकती। एक बार उसको जो सजा मिली उसने भुगती या जो भी हो, दोबारा से उसको सजा नहीं मिल सकती है। उसके बाद नो पर्सन accused for an offense shall be compelled to be a witness against himself, यानी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है वो अपनी जो विटनेस है वो खुद नहीं रह सकता, उसके लिए उसको सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ये हमारा आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 21 को कहा जाता है कि बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 इज कॉल्ड एज बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सन एंड लिबर्टी, राइट टू रिव्यू, ठीक, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, या जिसको हम कहेंगे एवरी पर्सन हैज इट इज राइट टू लिव पर्सनल लाइफ, ठीक, ये आर्टिकल 21 डील करता है। एंड आर्टिकल 21 इज कॉल्ड एज बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जेकेएसएसबी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड एज द बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर आर्टिकल 21, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लिव, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू शेल्टर है, राइट ऑल जो चीज़ें हैं ये सभी काम आती हैं आर्टिकल 21 के अंडर। आर्टिकल 21A की अगर हम बात करेंगे, जिसको लेटर अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 21A देता है राइट टू एजुकेशन,
ये कहता है कि देयर शैल बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। इसको 2002 में ऐड किया गया, 2002 के 86th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। अमेंडमेंट्स में आप पढ़ेंगे, एक तो फर्स्ट अमेंडमेंट का पढ़ना और 42nd अमेंडमेंट, ठीक, 42nd अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया गया था। और लास्ट अमेंडमेंट जो किया गया रिसेंटली, उस पर आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस, ठीक, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। इसमें 23 और 24 हमारा आर्टिकल आता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 जो बेगार वाला सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कर लेता है कि बेगार वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 24 क्या काम कर रहे हैं, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ 14, यानी कि 14 साल के बिलो जिनकी एज है वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। अगर इन केस कोई बच्चा पाया गया जो फैक्ट्री में काम करता है, तो फैक्ट्री का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो ओनर है, उस पर जो है वो कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे लगाई जाएगी। उस पर भी अलग से रूल्स हैं, क्या क्या उस पर लगाया जा सकता है वो अलग है। लेकिन आर्टिकल 24 हमारे लिए प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज बिलो एज ऑफ 14। अबो 14 तो कर सकते, लेकिन बिलो एज जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21A यहाँ पे कहता है देयर शैल बी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल तक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। और आर्टिकल 24 हमारा कहता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो 14 ईयर्स तक नहीं होनी चाहिए। आगे हम चलेंगे, आगे हमारा है चौथा पार्ट जो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं हमारा। आर्टिकल 25 हमारा जो ये डील करता है फ्रीडम ऑफ कंसेंट ऑफ फ्री प्रोफेशन, ठीक, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 जो हमारा है ये डील करता है फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन से। ये हमें कहता है कि आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी रुकावट नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 26 हमारा जो है ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो रिलीजियस अफेयर्स या इस्टेब्लिश कर सकता है, रिलीजियस की जो भी कोई प्रॉपर्टी होगी वो उसको यहाँ पे मतलब मैनेज कर सकता है। रिलीजन की जो अफेयर्स हैं, ठीक, उन अफेयर जो रिलीजन्स के वो रिलीजन्स वाले खुद मैनेज कर सकते हैं। जैसे उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है कि देयर शैल बी नो पर्सन शैल बी कंप्लीट टू पे एनी टैक्सेस फॉर रिलीजन डिनोमिनेशंस, ठीक, रिलीजन डिनोमिनेशंस के लिए किसी भी पर्सन से कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ये डील करता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 जो है ये देता है फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी अप्रूव्ड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये हमारा आर्टिकल 28 कहता है। उसके बाद अगर हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे, इसमें हमारा आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे देते हैं। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन है, ठीक, वो देता है। एनी सेक्शन ऑफ ए सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया लिविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम, ठीक। यानी कि अगर इंडिया के किसी स्टेट किसी भी पार्ट में कोई भी कम्युनिटी रह रही है जिनका अपना डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उसका राइट उनको आर्टिकल 29 देता है। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल 29 का ही दूसरा पार्ट कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट जिसको मैनेज करती है या गवर्नमेंट जिसको फंडिंग करती है वो डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रेस हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हो, वो एडमिशन को डिनाई नहीं करते। यानी कोई भी स्कूल वगैरह हो वो एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये इस कास्ट से, ये ओबीसी है, ये एसटी है, ये जनरल है, उसको डिनाई नहीं करता। ये आर्टिकल 29 हमारा कहता है। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करेंगे, ये राइट देता है माइनॉरिटीज को टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको वो जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं और उनको वो एडमिनिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर हम बात करेंगे, ये फाइनल पार्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स का है। ये इसमें हमारा आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 इसको हर्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कंसेप्ट यहाँ पे देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है, ये इशू कर सकता है ऑर्डर या रिट, ठीक। इट इज
इफ राइट ऑफ एनी पर्सन हैज़ बीन वायलेटेड बाय एनी लॉ, ठीक जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13 में ही हमने देखा कि अगर इनकेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा लॉ इंप्लीमेंट करती है जिससे सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, तो उस कंडीशन में जो है वो हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो कंसेप्ट है वो देता है, हम रिट सबमिट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू उस पर होगा, और अगर इनकेस वो वाकई में जो है वो वायलेट कर रहा होगा राइट्स को, तो उसको जो है वो रिजेक्ट भी किया जाएगा। और इसी आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आर्टिकल 31 को जो है वो उसको निकाला गया था अमेंडमेंट के, ठीक। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो देता है आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो देता है आर्टिकल 13, और आर्टिकल 32 के अंडर जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे आता है। उसके बाद हमारा आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपीज में हम यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसमें हमारा आता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 31। डीपीएसपी जो हमारे हैं, ठीक, इनको लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और डीपीएसपीज जो है ये है नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपीज आर द नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक। भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपीज हैं ये नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनको लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। अगर हम बात करेंगे जो डीपीएसपी से, ये नॉन जस्टिसेबल है, इसमें हम रिट किसी भी किस्म की सबमिट नहीं कर सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये जो डीपीएसपीज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो डायरेक्शंस देते हैं कि आपको जो रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने, उन पे इनको डायरेक्शन देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये बोलता है कि जो डीपीएसपीज है ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस के, ठीक। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीपीएसपीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद दे सीक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी ऑफ द स्टेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डीपीएसपीज की बात अगर हम करेंगे क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। अब कौन सा आर्टिकल किसको स्टेट करते हैं, आइए एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 36 जो हमारा है ये डिफाइन करता है स्टेट को, स्टेट क्या है। उसके बाद आर्टिकल 37 की अगर हम बात करेंगे, इट डिफाइंस द एप्लीकेशंस ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपीज की जो एप्लीकेशन है ये डिफाइन करता है आर्टिकल 37 कि डीपीएसपीज की क्या एप्लीकेशन है। आर्टिकल 38 की अगर हम बात करेंगे, इट status the state to it directs the state to serve a social order for the formation of welfare of peoples. It comes under article 38. article 39A की अगर हम बात करेंगे, it gives the equal justice, there should be equal justice and free legal aid to poor, ठीक, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए और फ्री लीगल एड उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करेंगे, इट स्टेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड पंचायत। उसके बाद आर्टिकल 41 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 की अगर हम बात करेंगे, it gives the provisions for justice and human conditions for of work and maternity relief. It comes under article 42. ये जस्ट आपको रट्टा याद करना है, बाकी कुछ नहीं। आप नजर 4-5 बार इसको जब रिव्यू कर लोगे, नोट डाउन करके रख लो, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आर्टिकल 43 की अगर हम बात करेंगे, it gives the living wages and other facilities for workers, ठीक। living wages and other facilities for are given to workers under article 43 of Indian Constitution। उसके बाद 43A की अगर हम बात करेंगे, it states the participation ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में जो वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का जो वहां पे काम करते हैं। इट कम्स अंडर आर्टिकल 43A। आर्टिकल 44 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक। जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसपी भी है। उसके बाद 46 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड OBCs। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 47 की बात करेंगे, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग एज टू अप्रूव द पब्लिक हेल्थ अप्रूव होना चाहिए। ये ड्यूटी है स्टेट की, ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो न्यूट्रिशन की लेवल को रेज करे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रेज करे, ताकि जो पब्लिक हेल्थ हो उसको अप्रूव होना यहाँ पे चाहिए। इट कम्स अंडर आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर द आर्टिकल 48। ये जो भी डीपीएसपीज हैं इसमें हम रिट सबमिट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 48 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सेफ गार्ड ऑफ या प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर आर्टिकल 48 विच वॉज लेटर एडेड आफ्टर
द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, इट गिव्स द प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। जो भी प्लेसेस हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी नेचुरल इंपॉर्टेंस है, जो भी हमारे जो है वो मोनूमेंट्स वगैरह हैं, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए और वो होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें रेट सबमिट कर सकते हो, नहीं हमें इस ताजमहल का प्रोटेक्शन नहीं करना है, हमें वहाँ पे ये करना है वो करना है, ये नहीं आप कर सकते। ये इट कम्स अंडर आर्टिकल 49। उसके बाद आर्टिकल 50 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 51 की अगर हम बात करेंगे, इट गिव्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कम्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 50 जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये आप इस पे जेकेएसएसबी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, 42nd अमेंडमेंट जो था ये काफी बड़ा अमेंडमेंट, काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। ये हुआ था 1976 में। इसमें आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A को ऐड किया गया था। 44 अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे, 1978 में इसको किया गया था, जिसमें आर्टिकल 38, 45 और 21A को ऐड यहाँ पे किया गया था। ठीक, ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, जिसको मैंने सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर किया। आप वीडियो को बैक करके दोबारा से इसको देखिए, नोट डाउन कर लें, एक दो बार कर लोगे आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। बाकी आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वाले सेक्शन से, एक तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, दूसरा हमारा है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिस पे मैं अलग से एक वीडियो डाल के आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।